हो ओपोनोपोनो एक अमेरिकन हवाईयन टेक्निक जो जिंदगी के कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेशन का नाम है हो ओपोनोपोनो। हो ओपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है। ये टेक्निक 5000 से भी ज़्यादा सालों से हवाई के लोग यूज़ कर रहे हैं। उन्हें अपने हर एक प्रॉब्लम के लिए ये टेक्निक मदद करता है, काम करता है उनके लिए। तो आप इस टेक्निक को कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और हो सकता है कि कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। लेकिन आप अगर बाकी सारे वीडियोस में देखेंगे तो इस टेक्निक के बारे में सिर्फ बताया जाता है, ये टेक्निक के टेस्टिमोनियल्स बताए जाते हैं कि ये कैसे काम आया किसी भी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन ये टेक्निक कैसे काम करता है, बेसिकली ये टेक्निक ना बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज के मुताबिक काम करता है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, तो अपने आप हम यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं तो अपने आप हम एक हायर फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस हो ओपोनोपोनो वर्ड का मतलब है टू करेक्ट, टू इरेज एंड टू रेक्टिफाई। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हो ओपोनोपोनो का जो मीनिंग है, ये हवाईयन वर्ड है। हवाई जो आइलैंड है उन लोगों का, ये वहाँ पे रहने वाले लोगों का ये शब्द है। और इसका मतलब हमने देखा कि टू करेक्ट, टू इरेज, टू रेक्टिफाई। अब टू करेक्ट का मतलब है ठीक करना, टू इरेज का मतलब है हटा देना, और रेक्टिफाई का मतलब है सुधार करना। अब ये किस में सुधार लाना है, क्या हटाना है, किसे ठीक करना है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारी जो भी गलतियां हो गई है जाने या अनजाने में अब तक की लाइफ में, तो उसका जो नतीजा है वो हमारे सामने आता रहता है एज अ इफेक्ट और एज अ फल, कर्मा का फल या कॉज का इफेक्ट बनकर। तो वो अगर इफेक्ट हम चेंज करना चाहते हैं, मान लो कि हमारे हाथ से कुछ गलतियां हो गई है और अब हम देख रहे हैं कि अनवांटेड या अनचाहे लोग, घटनाएं, चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही है जिससे हमें बहुत दुख हो रहा है, जो हमें बहुत दर्द तकलीफ दे रही है। तो उन्हें अगर हमें ठीक करना है, अगर वो हटाने की ज़रूरत है तो हम उसे हटा सकते हैं। अगर उन्हें ठीक करना है, यानी कि उनका जो तकलीफ नुमा पार्ट है उसे अपनी तरफ से हटाकर अपनी तरफ जो अच्छा वाला पॉजिटिव पार्ट है उसे लाना है, यानी उसमें सुधार करना। और टू करेक्ट का मतलब है कि जो भी हमने किया है, हमने जो गलती की, हमने जो कॉज क्रिएट किया है उसे ठीक करना। तो ये 3 चीज़ें हम इस टेक्निक द्वारा करते हैं ताकि हम जो भी फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में सह रहे हैं, हमारा आने वाला जो कल है, उसमें हम कम से कम दुख या कम से कम तकलीफ हमें सहनी पड़े। और इसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कब, क्या, कैसे गलती की थी, क्योंकि कई सारी गलतियां तो हमसे अनजाने में भी हो जाती है। और जैसे कि हमने कर्मा के वीडियो में भी देखा है कि हम काया, वाचा और मन, यानी बॉडी से, बोलने से, स्पीकिंग से और मन से, मतलब हम सोचते भी है अगर किसी के बारे में बुरा तो भी वो हमारा कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो हमें तो नहीं पता कि हमने कितने गलत सोच अब तक की होगी, कितनी गलत बातें अब तक की होगी औरों के या खुद के बारे में, और कितने एक्शंस भी किए होंगे। तो वो अगर हमें नहीं पता है तो उन्हें ढूंढने की बजाय या उन्हें देखने के बजाय हमारे सामने जो गलत चीज़ें आ रही है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, घटना हो या चीज़ें हो, उनसे हमें ये पता चलता है कि ये इफेक्ट है जो मैंने कॉज क्रिएट किया था। क्योंकि अगर मेरा कॉज सही होता, पॉजिटिव होता, तो मेरा इफेक्ट भी पॉजिटिव ही आता। मेरा जो कर्मा है इसका ये फल है। तो इस कर्मा को, इस नेगेटिव कॉज को जो मैंने क्रिएट किया है, इसे मुझे सुधारना है, इसे मुझे हटाना है और इसे मुझे करेक्ट करना है, सही करना है, ठीक करना है। और ये काम, ये जो टेक्निक है वो करता है। और इसीलिए ये टेक्निक हर प्रॉब्लम पर बहुत अच्छे से काम करता है।
छोटी सी कहानी सुनते हैं जो कि सत्य घटना है, सच कहानी है, जो आपको बताएगी कि हाउ इट वर्क्स, ये होपोनोपोनो कैसे काम करता है और कितनी हद तक काम करता है, किस हद तक। तो बात है एक शख्स की जिनका नाम है डॉक्टर ह्यू लेन। ये एक हवाई के डॉक्टर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हवाई जो आइलैंड्स है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। 1984 में क्या हुआ कि डॉक्टर ह्यू लेन को हवाई के एक स्पेशल सेल में एज अ साइकोलॉजिस्ट भेजा गया। वो स्पेशल सेल ये था कि पूरी अमेरिका देश में, सारे राज्यों में जितने भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा जिनके क्राइम्स बहुत डेंजरस हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे कैदियों को स्पेशल सेल करके एक सेल अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया था और वो था हवाई में, हवाई आइलैंड पर। और वहाँ पे ऐसे 300 कैदियों को, 300 क्रिमिनल्स को रखा गया था, इसलिए कि वो किसी को भी अपने राज्य में, अपनी टेरिटरी में नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो सिर्फ खतरनाक कैदी ही नहीं थे, बल्कि जब उनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो उनमें से करीब करीब सारे लोग मेंटली इम्बैलेंस यानी इनसेन भी पाए गए। अब जो लोग ऑलरेडी वायलेंट है, खतरनाक है, कैदी है, जिन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया हुआ है और ऊपर से वो लोग मेंटली भी इम्बैलेंस है, तो जाहिर है कि वो कितने डेंजर होंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसी हालत में। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन सब को लेकर एक स्पेशल सेल क्रिएट किया और वो था हवाई में। अब यहाँ पे अमेरिका में ऐसी सिस्टम है कि कैदियों को भी साइकोलॉजिस्ट दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि गुनाह करना ये एक मेंटल इशू है, और अगर हम किसी के मन पे काम करें, किसी को मेंटल रिलैक्सेशन दे, किसी के साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें, उन्हें हेल्प करें, तो वो शायद उस मेंटालिटी से बाहर आ सकते हैं। तो डॉक्टर ह्यू लेन को वहाँ पे भेजा गया एज ए साइकोलॉजिस्ट 300 कैदियों के लिए। ये बात है 1984 की, बहुत ज़्यादा पिछले बात नहीं है, अभी अभी की बात है। और 1984 में जब ह्यू लेन वहाँ गए तो ह्यू लेन को बताया गया कि ये 300 कैदी है और अब तक जितने भी लोग यहाँ आए, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो और कोई स्टाफ हो वहाँ का जेल का, उस सेल का, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो, वो सारे या तो भाग गए, या तो उन्होंने ट्रांसफ़र करवा ली, या तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये जो 300 क्रिमिनल्स थे, कैदी थे, वो इतने डेंजरस थे कि वो आपस में तो लड़ते ही थे, लेकिन वो वहाँ के कर्मचारियों पे, स्टाफ पे भी अटैक करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ तो कोई रहना नहीं चाहेगा, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र करवा ली, नौकरी छोड़ दी या चले गए। तो ह्यू लेन ने कहा कोई बात नहीं। जब वो वहाँ पहुँचे तो किसी को इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1984 से लेकर 1987 में 3 साल बाद ऐसी नौबत आ गई कि गवर्नमेंट को वो सेल बंद करना पड़ा, क्योंकि वो सारे 300 कैदियों में से सारे के सारे, उनमें से कुछ सुधर गए, उनमें से कुछ स्किल्स सीखने शुरू कर दिए, आपस में लड़ना बंद कर दिया, औरों पे अटैक करना भी बंद कर दिया। 87 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट को उन सबको उनका क्राइटेरिया, जो बहुत ख़तरनाक जो क्राइटेरिया उनको लगाया हुआ था और उस सेल में डाला हुआ था, वो बदलना पड़ा और उन्हें अलग अलग जगह पे रखना पड़ा। कुछ लोगों की तो सज़ा माफ़ हो गई, कुछ लोग चले गए घर। तब 87 में जाकर अमेरिका में हलचल मच गई कि ये क्या हुआ, इतने खतरनाक कैदी जिनको सालों से, बरसों से लोग ट्रीट कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो भी है, ये 3 साल में कैसे क्या उस क्राइटेरिया से बाहर आ गए, या कुछ ना कुछ उनमें सुधार आ गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखने को मिल गई। तो ये क्या हो गया? तो इसके लिए एक जो विटाले नामक वहाँ के इंटरनेट मार्केटियर और मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, उन्होंने डॉक्टर ह्यू लेन से कहा कि डॉक्टर, मैं आपका
पब्लिक टेलीविज़न पे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इस बारे में कि 3 साल में आपने ऐसा क्या किया जो ये कैदी सारे सुधर गए, सारे बाहर हो गए उस सेल से और ये सेल बंद करने की नौबत आ गई सरकार के ऊपर। तो ह्यूलेन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो रेडी हूँ। ह्यूलेन का जब इंटरव्यू था उसके पहले जो विटाले ने बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ जाकर हवाई में जो वहाँ पे कर्मचारी थे, वहाँ पे उनके साथ काम करने वाले लोग थे, और कुछ कैदियों से भी सारी इन्फॉर्मेशन ली कि डॉक्टर ह्यूलेन की क्या ट्रीटमेंट थी, क्या टेक्निक यूज़ करते थे, वो कैसे कैदियों को ठीक करते थे। लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तब उन्होंने पूछा सबसे पहले कि उन्होंने बताया कि मैंने सारी तहकीकात की, मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता चल सका कि जब से डॉक्टर ह्यूलेन आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपना जो एक कमरा था, ऑफिस था उनका, वहाँ पे बहुत सारे मंगवा लिए और जो 300 कैदियों के पूरे फाइल्स थे वो उन अलमारी में रख दिए और वो रोज़ उनका जो ऑफिस टाइम होता था 10 से 5 या जो भी है, वो आते थे, उस ऑफिस में बैठते थे और वो फाइलें निकालते थे और क्या करते थे ये किसी को नहीं पता। और जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ ऑफिस का, वो फाइलें रखकर घर चले जाते थे। पूरे 3 साल में ना उन्होंने किसी कैदी से मुलाकात की, ना वो खुद उनके बैराक में गए, ना उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया, ना किसी को मिले, ना किसी को देखा, ना किसी से बात की। तो जो विटाले और सारे ही अमेरिकन्स इतने आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या माजरा है कि किसी से बात किए बगैर किसी को आप कैसे सुधार सकते हैं। और इन्होंने कोई बात नहीं की, फिर भी 300 कैदी 3 साल में इतने कैसे सुधर गए। तो जो विटाले ने पहला सवाल तो उनको ये पूछा कि डॉक्टर आपने क्या किया, आपने कौन सा टेक्निक यूज़ किया कि ये सारे के सारे कैदी अपनी बुराइयाँ, अपनी नेगेटिविटी छोड़कर कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव सोचने में लग गए। तो डॉक्टर ह्यूलेन का जो जवाब था वो बहुत ही ध्यान देने लायक है, बहुत ही सटल जवाब उन्होंने दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने अंदर का वो नेगेटिव पार्ट हटाया जिसकी वजह से वो क्रिएट हुए थे। जो विटाले को कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अंदर का नेगेटिव पार्ट हटाकर सामने वाले कैसे सुधर सकते हैं। तो दोस्तों यही मिरेकल है होओपोनोपोनो टेक्निक का। फिर जो विटाले ने उनसे पूछा कि ये टेक्निक क्या है और डॉक्टर ह्यूलेन ने इसके बारे में बताना शुरू किया। तो हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्टर ह्यूलेन ने होओपोनोपोनो टेक्निक यूज़ किया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये टेक्निक यूज़ करके मेरे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से ये लोग क्रिएट हुए थे, ये लोग नेगेटिव हो गए थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था रादर। चाहा कि ये क्या टेक्निक है, तो ये टेक्निक उन्होंने कहा कि हर हवाईयन जो नागरिक है, जो बंदा है, वो जानता है क्योंकि उन्हें ये बचपन से सिखाया जाता है। एक उनकी जो टीचर थी, ये बहुत पिछले सालों से 5000 से भी ज़्यादा सालों से वो लोग यूज़ करते आए हैं, लेकिन उनकी जो टीचर थी, जो डॉक्टर ह्यूलेन की टीचर थी, जिनसे उन्होंने ये सीखा था, उन्होंने इस टेक्निक को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया और जो विटाले के साथ एक बुक लिखकर डॉक्टर ह्यूलेन ने इसे डॉक्यूमेंटेशन में लाया। वो उस बुक का नाम है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानकारी उससे पाना चाहते हैं तो। वो उस बुक का नाम है ज़ीरो लिमिट्स, वो है जो डॉक्टर ह्यूलेन और जो विटाले को ऑथर है उसके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और इस टेक्निक को फिर जो डॉक्टर ह्यूलेन है उन्होंने बताया कि मैंने अपनी टीचर से ये बचपन से सीखा था, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया, एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। लेकिन जब जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स आ गए तो मैंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का एक हेल्थ प्रॉब्लम आ गया था कि उनके बॉडी पे कुछ गांठें आ जाती थी ब्लड की, और वो
करीब करीब काफ़ी सालों से वो जूझ रही थी। जब भी कोई भी इलाज किया जाता था किसी भी पैथी का, तो उस पर्टिकुलर इलाज के दौरान वो ठीक लगती थी या थोड़ा सा रिलीफ मिलता था उसे। लेकिन जैसे ही वो इलाज बंद हो जाता था या ख़त्म हो जाता था, वो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। तो जो बेटाले भी थक गए थे इस प्रॉब्लम से जूझते हुए, जबकि वो भी खुद डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अपने वो टीचर जो थी सिमोन मूरा करके, जो होपनोपोनो सिखाती थी, उन्हें पूछा कि क्या ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है होपनोपोनो से। तो उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि आप ट्राई करके देखिए। ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये टेक्निक के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते, बहुत आसान सी टेक्निक है और आप कभी भी कर सकते हो विदिन 24 आवर्स। तो जो बेटाले ने फिर उसे करना शुरू कर दिया, जबकि वो लड़की, उनकी बेटी 10 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। और जो डॉक्टर ह्यू लेन ने जैसे ही होओपनापना टेक्निक को यूज़ करना शुरू कर दिया, वो विदिन 1 ईयर, सिर्फ एक ही साल में उसकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली दूर हो गई। वो आज भी दोनों हैं, डॉक्टर ह्यू लेन भी है, उनकी बेटी भी है, और आज तक उसे कभी भी उस प्रॉब्लम का फिर कोई इशू नहीं हुआ। तो ये दोनों कहानियाँ, एक तो कैदी वाली और ये उनकी बेटी का जो मेडिकल प्रॉब्लम था, मेडिकल कंडीशन थी, ये इसलिए मैंने बतानी चाहिए कि ये किस हद तक काम करता है, ये आप जान सकें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये इंटेंसली पूरा उसके रूट कॉज तक जाकर काम करता है, क्योंकि ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करता है, उसके मुताबिक काम करता है, और इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब हम ये टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है टेक्निक। ये टेक्निक कुछ बहुत ज़्यादा आपको वक्त नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसके लिए, कोई मटेरियल भी नहीं चाहिए खुद के माइंड के सिवाय, जो कि आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, और आप काम करते वक्त भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से आधा घंटा बैठना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा, या आवाज़ नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप एनी टाइम कभी भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या टेक्निक है, इतना आसान है और इतना पावरफुल है कि किसी भी हद तक के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दोस्तों, ये टेक्निक कुछ डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। तो इस टेक्निक के सिर्फ 4 सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है इस टेक्निक को यूज़ करने का, और उन्हें हमें मन में बोलना है, किसी को जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मन के अंदर हम जब ये 4 सेंटेंसेस को चैंट करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम टेक्निक सुनने के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टेक्निक को सुन लेते हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस है। कौन से सेंटेंसेस है? पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। तो ये सबसे पहला सेंटेंस है इस टेक्निक का, आई एम सॉरी। अब ये आई एम सॉरी हम क्यों कह रहे हैं? तो ये रिलेटेड है, ये कनेक्टेड है यूनिवर्सल लॉ से, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो इफेक्ट है, और कॉज हम पहले ही क्रिएट करके आए हैं, या तो इस जन्म में या किसी और जन्म में, या तो नोइंगली या तो अननोइंगली, यानी जानकर या अनजाने में। तो हमने जो कॉज क्रिएट किया, हमने जो कारण क्रिएट किया है, उसका ये परिणाम है जो हमारे सामने आया है। अगर कोई मुझसे बुरी तरह बिहेव कर रहा है, कोई बुरी घटना मेरे बारे में घट रही है, कोई बुरी चीज या बुरी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, यानी मुझे कोई बीमारी हो गई है, तो ये सब परिणाम है जिसका कारण हम खुद ही ऑलरेडी कहीं तो भी क्रिएट करके आए हैं। तो जब ये बात अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है, स्पेसिफिकली हम दूसरों के बारे में, जब वो हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, हम इमीडिएट उसी बुरी तरीके से उन्हें रिएक्ट कर देते हैं, या उन्हें कुछ और
आर्ग्यू करते हैं या और नेगेटिविटी उनके लिए क्रिएट करते हैं, तो वो हम नया एक कॉज क्रिएट करते हैं। मतलब पहले कॉज का इफेक्ट जो हमारे सामने आ रहा है उसे हमें मिटाना चाहिए, उसे हमें ठीक करना चाहिए, उसे हमें दुरुस्त करना चाहिए। उसके बजाय हम उसी इफेक्ट को लेकर नया कॉज क्रिएट करते हैं, और ये चेन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती ही है, क्योंकि हम ये बात को समझते ही नहीं। जब तक नहीं समझते कि हमारा रिएक्शन या बुरी बातों की तरफ होने वाला हमारा जो एक्शन है, उसके रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से हम एक नया कर्मा, एक नया कॉज क्रिएट कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट आगे चलकर वापस हमारे पास आने वाला ही है। तो अगर इस बात को हम समझ जाते हैं ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस चेन को मैं ब्रेक कर दूं। जिस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये उसी की वजह से होता है कि कोई भी वो चेन ब्रेक करने को तैयार नहीं है। कॉज कहीं तो भी एक क्रिएट हो गया है किसी ना किसी से, और वो शायद कई जन्मों से, कई सालों से, कई महीनों से एक दूसरे की तरफ और नए नए कॉज क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो टेक्निक है वो रिलेशनशिप पे बहुत ही अच्छे से असर करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, और उसका असर इमीडिएट दिखने भी लगता है। आप इसे जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कॉज मैंने क्रिएट किया है, तभी ये बंदा बुरा नहीं है, जो भी है सामने वो इफेक्ट दे रहा है, वो फल दे रहा है मेरे किसी कर्मा का। अब हमें हमारी सोच, हम कितना इतने सारे हजारों थॉट्स दिन में सोचते हैं, तो हमें कोई याद नहीं रहता कि हमने क्या सोचा था किसके बारे में। वो भी हमारा कर्मा है, वो भी कॉज है। हम बोलते रहते हैं कुछ गलत छलत बातें, वो भी हमें याद नहीं रहती, लेकिन वो भी हमारा कर्मा है, वो भी हमारा कॉज है। और जो हम करते रहते हैं कभी कभी वो भी भूल जाते हैं। और अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, अनजाने में हमसे कोई कॉज क्रिएट हो गया, कोई कर्मा, नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो गया, तो भी उसका फल या उसका इफेक्ट तो सामने आने वाला ही है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ के लिए सब कोई, हर कोई, राजा से लेकर फकीर तक, हर कोई बराबर है, इक्वल है। वहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं है। हर किसी के अपने कॉज का इफेक्ट आने वाला ही है उसकी लाइफ में। हर किसी के कर्मा का फल हमें दिखने वाला ही है, आने वाला ही है सामने। तो अगर ये जब तय है और इसी तरीके से ये हो रहा है, तो जब भी हमें हमारे साथ कोई बुरी तरह से बिहेव करता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि चलो, मेरा कोई कॉज इफेक्ट दिखा रहा है, परिणाम लेकर आया है, तो मुझे पता है कि अब मुझे क्या इरेज करना है, क्या करेक्ट करना है, क्या रिड्यूस करना है अपनी लाइफ में। जो कि ये हो'ओपोनोपोनो टेक्निक का सिंपल मीनिंग है कि ये जो बंदा सामने आया है, जो मुझसे बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहा है, तो वो मैंने क्रिएट किए हुए कॉजेस का इफेक्ट है। और अगर मैं उन कॉजेस को सारे जो मैंने कर्मा किए हैं, नेगेटिव कर्मा, उनको मैं इरेज कर देती हूँ, करेक्ट करती हूँ या रेक्टिफाई करती हूँ, तो अपने आप उस बंदे के साथ जो मेरे प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे। और वो होते हैं। जैसा कि हमने यूलेन की स्टोरी में सुना कि 300 कैदी ठीक हो गए, और उन्होंने उसका जवाब भी यही दिया था कि मैंने अपने अंदर के नेगेटिव पार्ट को हील किया, उसे निकाल दिया, उसे करेक्ट किया, उसे इरेज किया, उसे रिड्यूस किया। तो जब मैं ये समझ कर कि सामने जो आया है मेरे नेगेटिव कॉज का इफेक्ट है, अगर वो मुझे नेगेटिव लग रहा है तो मुझे वो करेक्ट करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। तो इसलिए जब भी हमारे साथ कोई भी बुरी बात हो, स्पेसिफिकली जब कोई हमें बुरी तरह बिहेव करे हमारे साथ, तो हमें ये बात कहनी है, ये पहला सेंटेंस कहना है। सारे सेंटेंस को देखने के बाद, ये पूरा टेक्निक देखने के बाद, हम ये भी देखेंगे कि कैसे कहना है, किस तरीके से कहना है। लेकिन पहला सेंटेंस आप याद रखिए, और क्यों कहना है ये भी याद रखिए कि ये मेरे किसी कॉज का इफेक्ट है, जिसे मुझे ठीक करना है, इरेज करना है, करेक्ट करना है। और इसीलिए मुझे कहना है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ये कॉज क्रिएट किया जिसका ये सामने इफेक्ट है, एंड फॉर दैट, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो पहला सेंटेंस जो है वो है आई एम सॉरी। अब इसके बाद हम जाएंगे अगले सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है
प्लीज़ फॉरगिव मी। तो दूसरा सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं उस व्यक्ति से जिनकी वजह से या जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें दर्द दिया है, हमें तकलीफ हुई है। तो पहला सेंटेंस तो हमने देख लिया, उसका रीज़न भी देख लिया कि गलती या कॉज नेगेटिव कर्मा हमने क्रिएट किया था, हमारा था। जो दिख रहा है वो इफ़ेक्ट है। तो इसलिए हमने जब गलती को मान लिया है तो जाहिर है कि हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए उस गलती के लिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी। इसमें यूनिवर्सल लॉ भी कनेक्टेड है, जैसा कि हमने देखा है कि पहले सेंटेंस में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड है। इस सेंटेंस के लिए लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, जो सबसे बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, वो कनेक्टेड है। क्योंकि औरों को फॉरगिव ना करके, औरों को माफ़ ना करके हम सज़ा सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं। वो लोग एक बार उस चीज़ को करके हमारी ज़िंदगी से शायद चले गए या वो भूल गए हैं उस बात को, लेकिन हम उस बात को रोज़ याद करके रोज़ अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये फॉरगिवनेस का जो लॉ है वो ज़्यादातर इसके लिए नहीं है कि हम सामने वाले के बुरे एक्ट को या उनके बुरे बिहेवियर को या उन्होंने जो हर्ट किया है उसे छोड़ दे या उसे भूल जाए, बल्कि ये ज़्यादातर वो तो बाय प्रोडक्ट है दूसरे को माफ़ करना और उसे छोड़ देना, पर ज़्यादा मेन असर जो इस लॉ का है वो हमारे खुद के अपने आप पर है, ताकि हम बार बार उसे याद करके अपने आप को पनिश ना करें, अपने आप को तकलीफ़ ना दें। और इसीलिए हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने अंदर, मन के अंदर एक रिजेंटमेंट यानी नाराज़गी को पालते हैं, और ये रिजेंटमेंट हमारी एनर्जी लेवल को लो करती है। और जब हमें पता है कि होओपोनोपोनो इस टेक्निक से हमें उस पर्टिकुलर दुख को, दर्द को, नेगेटिव सिचुएशन को ठीक करना है, करेक्ट करना है, सुधारना है, तो हमें नाराज़गी को हटाना पड़ेगा, और नाराज़गी को हटाने के लिए हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी हमसे जाने अनजाने में कभी ना कभी कोई नेगेटिव कर्मा हो गया है, कोई गलती हो गई है, उसके लिए पहला सेंटेंस तो हमने कह दिया कि हमें दुख है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब हम कह रहे हैं कि उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो ये था हमारा दूसरा सेंटेंस जो कि कनेक्टेड है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस से। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर भी हमने एक दूसरा वीडियो स्पेशल किया है, आप उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा और डिटेल लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। अब हम देखेंगे अगला यानी तीसरा सेंटेंस होपोनोपोनो के इस टेक्निक का। तीसरा सेंटेंस है थैंक यू। थैंक यू, ये जो तीसरा सेंटेंस है इसका मतलब है धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूँ। अब पहले तो हमने ये जान लिया कि जो मेरे सामने आया है, जो नेगेटिव पार्ट, वो इफ़ेक्ट है, जो कॉज मैं क्रिएट करके आई हूँ उसका इफ़ेक्ट है, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया, इसलिए मैंने माफ़ी भी मांग ली। अब माफ़ी मांगने के बाद हम ये सब जो टेक्निक है वो मेंटल लेवल पे कर रहे हैं, हम एक्चुअली जाकर किसी से ये बातें कहने वाले नहीं हैं, सिर्फ मन ही मन में उस व्यक्ति को या उस घटना को, उस चीज़ को इमेजिन करके हमें ये सब बोलना है। तो जब हम मन के लेवल पर ये बातें कर रहे हैं, ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो मन की पावर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। हम किसी को सामने से जाकर सॉरी बोल दे तो शायद उन्हें भी पता होता है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनके मन में एक्चुअली सॉरी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जब हम मन से माफ़ी मांगते हैं, मन से सॉरी बोलते हैं, तो हमेशा मन के लेवल पर हमें माफ़ किया जाता है। और इसीलिए कि उन्होंने हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दिया, इसलिए हम उनको फिर धन्यवाद दे रहे हैं। ये थैंक यू जो है वो रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड।
जो भी हमारे साथ अच्छा होगा, जो भी हमारे साथ सही होगा, तो उसे हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़रूरी है, कृतज्ञता भाव। क्योंकि ग्रैटिट्यूड से ही हमारे सबकॉन्शियस को पता चलता है कि ये अच्छी बातें, ये अच्छाई हमारी ज़िंदगी में और चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये एक हमारे सबकॉन्शियस को बताने का तरीका है कि मुझे ये सारी चीज़ें और चाहिए, ताकि मुझे और जितने भी लोगों को मैं माफ़ कर दो बोलूँगी, फॉरगिव मी बोलूँगी, फॉरगिवनेस का यूज़ करूँगी, तो वो सारे ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग माफ़ कर दें। और इसीलिए ये ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड हमेशा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम करता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप थैंक यू बोलोगे, अगर आपके साथ अच्छा भी हुआ है, कुछ आपको मिला है, तो भी आप उसे थैंक यू बोलते हो, तो अपने आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में बढ़ने लगती है। और ये जो हमने सॉरी कहा, फॉरगिवनेस दिखाया, माफ़ी मांगी, तो जाहिर है कि हमारा एक बोझ उतर गया दिल के ऊपर का, तो एक अच्छी चीज़ हमें मिल गई, एक लाइटनेस हमें मिल गई है। और इसके लिए हम बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं कि थैंक यू। तो ये था तीसरा सेंटेंस, थैंक यू। और चौथा सेंटेंस है आई लव यू। चौथा और लास्ट सेंटेंस, आई लव यू। अब ये जो लव है वो कोई हमारे मटेरियल वर्ल्ड का लव नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल का अनकंडीशनल लव है। और इसीलिए जब हम मन से ये अनकंडीशनल लव उस व्यक्ति की ओर भेजते हैं जिन्होंने हमें हमारे किसी कॉज का, हमारे किसी नेगेटिव कर्मा का इफेक्ट दिखाया है, तो उनके लिए हमने जो नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया था उसे तो हमने सॉरी बोल दिया, माफ़ी मांग ली, थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन उसे हील भी तो करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रिएट हमने किया था। तो अब हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जिसे कहा जाता है स्पिरिचुअल या मेंटल या इमोशनल या मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, तो वो है लव, अनकंडीशनल लव, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई होती है। एंड दैट इज वाई जहाँ पे सचमुच प्यार होता है ना, तो लव इज इन द एयर कहा जाता है, कि वो इतना हवा की तरह स्प्रेड हो सकता है और इतना हवा की तरह हमें खुशी दिलाता है, हमें अच्छा फील कराता है, हमें सुकून महसूस कराता है। तो ये जो अनकंडीशनल लव है कि जिसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसकी माँ का जो प्यार होता है ना, दैट इज व्हाट इज अनकंडीशनल लव। कि वो चाहे काम भी कर रही हो, वो कहीं पे भी हो, लेकिन उसके कान जो होते हैं वो उस बच्चे की आवाज़ की तरफ होते हैं। वो चाहे कुछ भी काम कर रही हो माँ, लेकिन उसकी जो कान होते हैं हमेशा उसके बच्चे की आवाज़ की तरफ होते हैं, कि थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो वो इमीडिएट पास आ जाती है कि क्या हुआ, भूख लगी है, कुछ कपड़े बदलने हैं, कुछ कर दिया है। तो वो जो है वो अनकंडीशनल लव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ दूंगी, उन्हें ठीक करने के लिए दूंगी जो भी मेरे सामने है। तो ये जो अनकंडीशनल लव है वो इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें उसके लिए खुद में वो अनकंडीशनल लव तैयार करना पड़ेगा, और फिर हम वो औरों को बांट सकते हैं, जिससे औरों की हीलिंग होगी, वो ठीक हो जाएंगे, उनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जैसा कि हमने यू लेन की स्टोरी में सुना कि वो सारे जो कैदी थे वो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिविटी से पॉजिटिव में चेंज हो गए, या फिर उनकी बेटी की हेल्थ कंडीशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो ये लास्ट का जो सेंटेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है कि हीलिंग ऑफ दैट कर्मा जो मैं कर चुकी हूँ, जो मैंने नेगेटिव सारी वेव्स या एनर्जी भेजी थी, उसे अगर मुझे इरेज करना है, उसे मुझे सुधारना है, उसे मुझे हटाना है, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी वो भी ज़्यादा पावरफुल उस नेगेटिव से भेजनी होगी उस व्यक्ति की तरफ, उस घटना की तरफ, उस चीज़ की तरफ। और वो एनर्जी पूरी दुनिया में, पूरे
कल्चर्स में कहीं पे भी जाओगे तो वो एक ही है और वो है अनकंडीशनल लव। और इसीलिए हम जब नेगेटिविटी को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं कि सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के, फिर हम उस नेगेटिविटी के हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। उसे पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, क्योंकि होओपनोपोनो का जो टेक्निक हम जब यूज करते हैं ना, तब उसका फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तभी हमारा होओपोनोपोनो टेक्निक बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। सिर्फ ये 4 सेंटेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर इस सेंटेंस से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, होगा असर नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम पूरी तरह इसे समझ कर, जान कर अगर हम ये करते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है, अगर मेरे साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैं ये क्रिएट करके आई हूँ, ये कॉज मैंने क्रिएट किया था, ये इफेक्ट है, तो मुझे पहले तो इसे इरेज करना है। और इरेज करने के लिए मैंने पहले 2 सेंटेंसेस यूज किए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फिर मुझे इसे ठीक करने के लिए शुरुआत करनी है, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और फिर जब मुझे पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी वहाँ देनी होगी, वहाँ भेजनी होगी जहाँ पे मैंने कॉज क्रिएट किया है, तो वो है अनकंडीशनल लव, एंड दैट इज आई लव यू। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि प्यार की ज़रूरत ना हर किसी को होती है। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्रिएचर बीइंग नहीं मिलेगा, कोई जीव नहीं मिलेगा आपको कि जिसे प्यार नहीं चाहिए। छोटे से छोटा बच्चा 1 दिन का, उसे लेकर 90 साल के बूढ़ों तक, फिर भी उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। उस वक्त भी उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि अनकंडीशनल लव जो है, प्यार जो है, वो सारे ही प्रॉब्लम्स को हील कर देता है। आपने देखा होगा कि खूंखार प्राणियों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार हर एक चीज़ का है, हर एक प्रॉब्लम का इलाज है। और इसीलिए कहा जाता है, या फिर जो संत होते हैं वो जो सबसे प्यार करते हैं, चाहे उनसे कोई बुरा बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे, वो सबसे प्यार करते हैं। जो महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं, फकीर होते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। और फिर इसलिए उन्हें माँ कहा जाता है, माँ का रूप समझा जाता है, क्योंकि जो उनका प्यार होता है वो अनकंडीशनल लव है। और यही जो प्यार है ना, वो हम भेज रहे हैं उस व्यक्ति की तरफ, उस घटना की तरफ, उस चीज़ की तरफ जिससे हमने कुछ नेगेटिव बना दिया था, नेगेटिविटी क्रिएट की थी, जिसके लिए हमने कॉज क्रिएट किया था। तो इसलिए हमें कहना है लास्ट सेंटेंस, आई लव यू। अब जब इन सेंटेंस के बारे में, इस टेक्निक के बारे में हमें पता चल गया है, वो कैसे यूनिवर्सल लॉज से कनेक्टेड है, ये भी हमने देख लिया। और एक लॉ है जिससे ये सारे टेक्निक के जो सेंटेंस है वो कनेक्टेड है, और वो है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा के साथ ज़्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं, बहुत सारे। और लॉ ऑफ कर्मा के साथ भी होओपोनोपोनो काफ़ी अच्छे से रिलेटेड है। जैसा कि हमने देखा कि ह्यू लेन ने 300 कैदियों को सिर्फ ये टेक्निक यूज़ करके ठीक कर दिया, क्योंकि वो जो करते थे, वो उनके ऑफिस में जाके बैठते थे और ये 300 कैदियों के फाइल्स निकालते थे सुबह से लेकर हर एक को, क्योंकि फाइल में अब उनका फ़ोटो, उनका बायोडाटा और सब कुछ होता था, नाम। तो वो उन फोटो को और नाम को देखकर सिर्फ सेंटेंसेस बोलते थे, और शाम तक ऐसे जितने कर पाते थे उतना करते थे और शाम को चले जाते थे। ऐसा करते करते एकदम से 3 साल में सारे ठीक नहीं हुए। कुछ कैदी 1 साल के बीच में ही ठीक हो गए, वो कंस्ट्रक्टिव हो गए, वो कुछ पढ़ना लिखना सीखना चाहने लगे, या फिर उनकी अच्छे बिहेवियर से वो मदद करने लगे, एक दूसरे की झगड़े, एक दूसरे की लड़ाइयाँ छुड़वाने के लिए मदद करने लगे, या कुछ काम के लिए मदद करने लगे। तो 1 साल में कुछ कम हुए, फिर 2 साल में कुछ कम हुए, और तीसरे साल में पूरे 300 कैदी ठीक हो गए।
और जो कि जब जो बिटाले के इंटरव्यू में इन्होंने पूछा, सवाल पे बताया था कि मैंने सिर्फ अपने अंदर का नेगेटिव पार्ट ठीक किया और ये सारे कैदी अपने आप ठीक हो गए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, जो लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, जो घटनाएं घटती है, जो चीज़ें मेरे साथ होती है, या जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो सारा, जैसे कि हमने देखा कि ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट भी है इसमें मौजूद, तो ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट और लॉ ऑफ कर्मा की वजह से होता है। ये हमारा जो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी आया है हमारे सामने, वो हमारा इफ़ेक्ट है, वो हमारा फल है हमारे कर्मों का। और कॉज जो है, उसका जो रूट क्रिएट जो हुआ है, वो हमने पहले ही या तो इस जन्म में या तो किसी और जन्म में क्रिएट किया था उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। अब लॉ ऑफ कर्मा भी इतना आसान नहीं है कि डू गुड एंड यू विल हैव एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ। ये भी बहुत बड़ा लॉ है, जिसको हम 3 घंटे का वर्कशॉप भी इसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हम इतना जान सकते हैं कि ये कलेक्टिव कर्मा भी हो सकता है, इंडिविजुअल कर्मा भी हो सकता है, या फिर अलग अलग टाइप के जो कर्मा है उस तरीके का कर्मा हो सकता है। और इसीलिए ये कलेक्टिव कर्मा की वजह से ह्यू लिन के पास इतने सारे कैदियों को ठीक करने का काम आ गया। वो एक तरह से देखा जाए तो ये सेल में, उन कैदियों के सेल में जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो एक टाइप ऑफ पनिशमेंट ही था, क्योंकि जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता, वो तो पनिशमेंट ही हुआ ना। तो ये पनिशमेंट मेरी ज़िंदगी में आया है क्योंकि कोई तो भी कॉज मैं क्रिएट करके आया हूँ, और ये इफ़ेक्ट है, ये डॉक्टर ह्यू लिन जानते थे। और इसलिए उन्होंने जब ये टेक्निक यूज़ किया, तो अपने आप जो भी कॉज हम क्रिएट करके आए हैं, उन्होंने जो भी कॉज क्रिएट किया था उन 300 कैदियों के साथ, वो रिड्यूस हो गया, वो रेक्टिफाई हो गया, वो करेक्ट हो गया। तो ये जो मीनिंग हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि होपनोपनो का मीनिंग क्या है, तो हमारी जो भी कॉजेस हम क्रिएट करके आए हैं, जिसके इफ़ेक्ट हमें अभी दिख रहे हैं किसी ना किसी रूप में, या तो व्यक्ति, या तो घटना, या तो किसी हेल्थ कंडीशन के रूप में, तो ये हमारे कॉजेस है जो हम क्रिएट करके आए हैं, या फिर लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार हमारी कर्मा है जो हम ऑलरेडी करके आए हैं उन लोगों के, उन चीज़ों के, उन घटनाओं के साथ। और आज जो हमें मिल रहा है वो फल है, वो इफ़ेक्ट है। तो अगर हम फल को और कॉज समझकर और उस पर रिएक्ट करने लगेंगे, या उसके बारे में और नेगेटिव कर्मा करेंगे और नया कॉज क्रिएट करेंगे उसे रिएक्ट होके, तो ये चेन हमारा चलता ही रहता है। तो ये चेन बंद करना या इस चेन को तोड़ना वही कर सकता है जो ये बात समझ सकता है। और अगर हम ये बात समझते हैं कि मुझे इस चेन से छुटकारा चाहिए, मुझे ये चेन कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम ये बात को समझकर जब होपनोपनो का टेक्निक यूज़ करते हैं, अपने आप हम खुद तो उन कर्मों से मुक्त हो जाते ही हैं, उन कॉजेस को मिटाते हैं, उनको इरेज कर देते हैं। लेकिन अपने साथ साथ जिन भी लोगों के लिए हमने ये कर्मा क्रिएट किया था, उनका भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होने लगता है, वो भी पॉजिटिव बनने लगते हैं। ये चेन जब हम ख़त्म करते हैं तो हम बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत एक बोझ उतर गया मन का, ऐसा फीलिंग आता है, और ये बहुत ही अमेजिंगली काम करता है। उसी तरह जैसे कि डॉक्टर ह्यू लिन ने अपनी बेटी के लिए वो उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी, और उन्होंने उसके लिए जो 1 साल के लिए ये टेक्निक यूज़ किया, तो उसका कारण ये था कि वो बेटी शायद उनकी बेटी नहीं होगी किसी जन्म में, तो उन्होंने उसके लिए कुछ बुरा चाहा होगा, बुरा कहा होगा, सोचा होगा, बोला होगा, और वो जो बुरा बोला, सोचा, कहा या किया होगा, वो हमारे सबकॉन्शियस को लगता है कि
हमें चाहिए। और किसी ना किसी वक्त पे जब वो कर्मा की मैच्योरिटी हो गई तो वो बेटी उनकी खुद की बेटी बन के आ गई, जिसके साथ ये जो उन्होंने क्रिएट किया था बुरा कॉज, सोच के, बोल के या कुछ करके, वो उन्हें दिखने लगा। और जब वो खुद की बेटी थी, मेरा कोई तो भी है, तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। और तब उनकी टीचर ने उनसे कहा कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी बेटी को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं है। उसके लिए वो करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करती है तो तुम उसके लिए कर सकते हो, क्योंकि बुरा तुम्हें लग रहा है। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने अपना जो कर्मा था, अपना जो कॉज था उस बेटी के लिए किसी जन्म में क्रिएट किया हुआ, वो इरेज कर दिया, उसे रेक्टिफाई कर दिया, उसे करेक्ट कर दिया। और जैसे ही वो करेक्ट हो गया, वो खुद तो उस बोझ से मुक्त हो गए, उस नेगेटिव कर्मा से मुक्त हो गए, उसके साथ साथ उनकी बेटी का भी वो प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो गया। तो ये रीज़न है, इस तरह से लॉ ऑफ कर्मा भी कनेक्टेड है इस टेक्निक के साथ, या ये टेक्निक लॉ ऑफ कर्मा पर भी काम करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि होपोनोपोनो इस टेक्निक का उपयोग हम कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए, किस लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात ज़रूरी बहुत ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, चाहे वजह कोई भी हो, कुछ भी हो, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि कॉज हम क्रिएट करके आए हैं और ये इफ़ेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, जब भी हमारे साथ कोई बुरा होता है या कोई करता है या हमें किसी के लिए दुख होता है, चाहे हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन उनका दुख देख के किसी और का हमें दुख होता है, तो उन सभी परिस्थितियों में हमें होपोनोपोनो टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है, इसे यूज करना है, इसका इस्तेमाल करना है। जिस किसी व्यक्ति की वजह से, जिस किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें दुख हो रहा है, उनको हमें मन में ही उनका नाम लेकर हमें 2 से 5 मिनट तक आपको ये सारे जो सेंटेंसेस है 4, उनको रिपीट करना है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज किसी व्यक्ति की बर्ताव से या बिहेवियर से मुझे दुख हुआ है, या उनका दुख देखकर मुझे दुख हुआ है, तो मैंने उनका नाम लेना है। आंखें बंद करके करो तो और भी अच्छा, और 5 मिनट करो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन एवरीडे, हर वक्त जब भी आपको बुरा लगेगा आपको ये करना है। और आप कितना भी कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसकी कोई हार्म नहीं है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना करना ज़रूरी है। तो अगर समझ लीजिए कि मुझे किसी की वजह से दुख हुआ है या मुझे किसी ने दुख दिया है, तो उनका नाम लेकर मुझे आंखें बंद करके मन में ही ये सारे सेंटेंसेस दोहराने हैं। लेकिन उनको सेंटेंसेस को दोहराते वक्त हमें जितनी फीलिंग्स हम डाल सकते हैं, जितना महसूस कर सकते हैं ना कि ये सब हम उन व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, उतना रिजल्ट फास्ट होता है। तो हमें महसूस करना भी ज़रूरी है। जैसे कि सपोज अगर हम किसी के लिए कह रहे हैं, उनका नाम हमने ले लिया और फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। जितने फीलिंग्स आएंगे आपके अंदर से, उतना ही फास्ट वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो काम करने लगता है। तो ये आपको करना है जब भी आपको कभी भी ये प्रॉब्लम होगा कि मेरी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो मैं उसके लिए होपोनोपोनो कर दूँ, तो जाहिर है कि मेरे सारे जितने भी नेगेटिव कर्मा या नेगेटिव बॉन्डिंग उस व्यक्ति के साथ होते हैं वो इरेज होने लगते हैं, वो करेक्ट होने लगते हैं, वो हील होने लगते हैं। क्योंकि लव, अनकंडीशनल लव, ये जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मैं उस व्यक्ति की तरफ भेज रही हूँ। और जबकि हमें उन्हें जाकर कुछ भी नहीं बोलना है, तो हमारा ईगो भी उतना हर्ट नहीं होता कि किसी को जाकर मुंह पर सॉरी बोलने से जितना हमें ईगो हर्ट होता है। तो मन में ही बोलना है। और जैसे कि हमने देखा है ऑलरेडी कि मन की पावर बहुत ज़्यादा होती है,
एक्चुअली जाकर किसी को सॉरी बोलने से भी जब हम मन में ये प्रैक्टिस करते हैं मेंटल लेवल पर विथ इमोशंस, तो वो ज़्यादा उस व्यक्ति तक जाकर पहुंचता है। रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा होपोनोपोनो कैसे काम करता है। यू लेन के एग्जाम्पल से आप जिस व्यक्ति का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता, या जिस व्यक्ति के लिए आपको दुख होता है, या जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, जैसे आपको लगता है, आप उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके करते रहना है होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को। हेल्थ के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी खुद की हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को या उस ऑर्गन को लेकर आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम मेटाफिजिक्स के वीडियोस में देख रहे हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम किसी न किसी इमोशन की वजह से क्रिएट होता है। तो अगर हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इमोशन किसकी वजह से क्रिएट हुई है, नेगेटिव इमोशन, और वो मेरे इस ऑर्गन पर या मेरे शरीर पर ये कंडीशन, ये बीमारी लेकर आई है, तो हम अगर उस बीमारी को या उस पेन को, उस दर्द को भी होपोनोपोनो देते हैं, वो इनडायरेक्ट वे से उस व्यक्ति तक जाके, उस इमोशन तक जाके पहुंचता है जहाँ पे उसे जाना चाहिए या जहाँ पे वो रूट कॉज है। तो इसलिए हम हेल्थ के लिए, जैसे कि अपनी खुद की कंडीशंस को भी, और अगर किसी और व्यक्ति के हेल्थ के लिए हमें होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी है तो उनका नाम लेकर उस व्यक्ति का हम होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा डॉक्टर ह्यू लेन ने अपनी बेटी के लिए किया था। और तीसरी बात जो है वो है वेल्थ, यानी हमारी फिनांसेस, हमारे पैसे, हमारा जो संपत्ति है, धन है, उसके लिए, मनी है, उसके लिए भी होपोनोपोनो काम करता है। क्योंकि मनी इज़ एनर्जी, हम अगले वर्कशॉप में देखने वाले हैं कि मनी इज़ एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है वो। तो अगर हम मनी के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फिनांसेस के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इमोशन की वजह से हमारी एनर्जी लेवल लो हो गई है। तो इसे हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू करेक्ट, टू इरेज एंड टू रेक्टिफाई एंड टू हील, जो कि होपोनोपोनो करता है। हम उस इमोशन को, उस व्यक्ति को, जो भी है रूट कॉज हमारी एनर्जी लो होने का, उससे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर पहुंचता है जब हम हमारे फिनांसेस के लिए करते हैं। हमारे फिनांसेस के लिए कैसे करना है? तो या तो हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो हमें हर क्लाइंट को, हमारे हर को वर्कर को, या हमारे साथ काम करने वाले, इंटरेक्ट करने वाले हर व्यक्ति को ये देना है होपोनोपोनो। जब भी आप काम करना शुरू करेंगे या बाद में, या जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक मन में, उनको मिलने से पहले या रोज। दूसरी बात है, आप अपने बैंक अकाउंट को, आप अपने पैसों को वॉलेट में जो रखे हुए हैं उससे भी होपोनोपोनो दे सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आप अपने सारे ही बॉसेस जो मेरी प्रमोशन के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें होपोनोपोनो दे सकते हैं। हमारे कोवर्कर्स जो मेरी प्रोग्रेस के लिए, मेरी प्रमोशन के लिए उनकी मेहनत कमाने वाली है, उन्हें भी हम होपोनोपोनो दे सकते हैं। तो हमारी हर चीज़ को हम होपोनोपोनो दे सकते हैं अगर हम वेल्थ के यानी मनी के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में से कोई भी प्रॉब्लम होपोनोपोनो सब पे काम करता है और ये 100% रिजल्ट देता है। मैंने इसमें कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं डाले क्योंकि मेरे खुद के पास और मेरे कई सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पड़े हैं, लेकिन आप गूगल पे या इस ज़ीरो लिमिट्स बुक में भी जाकर देखेंगे तो आपको कई सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि दूसरों के टेस्टिमोनियल्स देखने से ये बेटर है कि इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं देना है, पैसा खर्च नहीं करना है, ना अपने आप को कोई तकलीफ देनी है। तो क्यों ना हम कम से कम 1 महीने तक इस टेक्निक की प्रैक्टिस करके देखें। अगर हमें फ़ायदा होता है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर नहीं होता है, ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन इन केस चलो मान लीजिए नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम 1 महीना खुद प्रैक्टिस करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या जादुई टेक्निक है और कितना मिरेकलसली ये अमेजिंगली काम करता है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव। थैंक यू। आई लव यू। अब जब हम इस टेक्निक के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं तो एक छोटा सा जाते जाते सिंपल डिस्कशन हम करेंगे कि ये टेक्निक बेसिकली हर एक पे काम करता है। जैसा कि हमने देखा था, 2 प्रॉब्लम तो हमने यू लेन के ही सुने और पता चला कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक ये काम करता है। तो ये टेक्निक बेसिकली हमारे जो रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सारे ही प्रॉब्लम्स पर काम करता है। अगर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है या फिर अगर हम इन टोटो देखा जाए तो कोई भी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको जिस बात के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस कंडीशन के लिए, या तो अपनी खुद की या किसी और की बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उसके लिए कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपके कोई अपने हो। जैसे कि यू लेन ने कैदियों के लिए किया। अगर हमने किसी के बारे में कुछ बुरा सुना या कोई वारदात, घटना हमने सुनी और हमें बुरा लगा, हमें दुख हुआ, तो हमें इमीडिएट उनको होपोनोपोनो दे देना चाहिए। क्योंकि हमें दुख तभी होता है जब कॉज का कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे साथ है, हम कॉज को क्रिएट करके आए हैं। वरना कई सारी बातें दुनिया में होती रहती है, हर बात हम तक नहीं पहुंचती और हर बार हमें दुख नहीं होता। एक्सीडेंट्स होते हैं और भी कई सारी बुरी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन जिस चीज़ के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस घटना के लिए हमें दुख होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे कॉज से होता है, हमारे क्रिएट किए हुए कर्मा से होता है। और इसीलिए जब भी हमें दुख होगा, दर्द होगा या बुरा लगेगा किसी के लिए, तो हमें इमीडिएट होपोनोपोनो करना चाहिए। होपोनोपोनो का यूज़ करके हम अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, नॉर्मल लाइफ में हमारे इतने ही 3 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारी जो मटेरियल लाइफ है वहाँ पे इस कैटेगरी से बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो टेक्निक है वो इन सारे ही प्रॉब्लम्स पर काम करती है। हाँ, पर सिर्फ समझने से कुछ नहीं होने वाला, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना इंटेंस प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा दुख, जितना ज़्यादा दर्द, फिर चाहे वो किसी के भी लिए हो, अपने लिए हो, अपनों के लिए हो या किसी अनजानों के लिए हो, जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन फिर भी हमें दुख हो रहा है उनकी तकलीफ़ से, उनके प्रॉब्लम से, तो हर उस चीज़ के लिए, व्यक्ति के लिए, घटना के लिए हम होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। हमारे फिनांसेस के लिए भी हम होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे जब हम प्रॉस्पेरिटीज़ में बर्थ राइट वर्कशॉप करेंगे उस वक्त। तो फिलहाल होपोनोपोनो वर्क्स अमेजिंगली और बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स ये देता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 साल से इसे कर रहे हैं। मैं 7-8 साल से इसे प्रैक्टिस कर रही हूँ खुद की लाइफ में और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये सब जानने के बाद कि ये कैसे काम करता है, मुझे आशा है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इससे रिज़ल्ट पाएंगे। हमेशा की तरह आपको अगर कोई शक है, कोई डाउट है इसके बारे में, तो आप मुझे ज़रूर सवाल लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं इमीडिएट आपके सवालों के जवाब देना पसंद करूँगी। और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो वो भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे अगर आप शेयर करते हैं तो चलिए आज अभी से ही होपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।